Guys, welcome back to my YouTube channel Shivika Sharma's HR classes. So in this video we will continue our last topic, that is recruitment and sources of recruitment. So last video में हमने recruitment and internal sources of recruitment किए थे. In this video I'm going to explain about the external sources of recruitment. Before proceeding, I would like to request you, if you like the videos and आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है अपने टॉपिक्स को क्लियर करने में, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट को समझा था. रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली टू क्रिएट अ टैलेंट ऑफ एलिजिबल एंड क्वालिफाइड पीपल. एलिजिबल एंड क्वालिफाइड लोगों को अट्रैक्ट करना, उनका एक टैलेंट पूल इकट्ठा करना बेसिकली. और हमने बात की थी इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं. इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि इंटरनल सोर्सेज मीन्स जब हम इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ही जॉब को एडवर्टाइज़ करते हैं और वहीं से हम लोग हायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रमोशंस हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, एम्प्लॉय रेफरल हो सकता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स हो सकता है. और आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की. सो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है टू हायर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम हमारे लिए टैलेंट पूल इकट्ठा कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने हमारी वैकेंसी को पब्लिकली एडवर्टाइज़ किया है. अब हम किन सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कौन से वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं? इसमें फर्स्ट है हमारे पास जॉब पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स. वेबसाइट मीन्स हम अपनी कंपनी की वेबसाइट पे पोस्टिंग कर सकते हैं. तो जो भी लोग हमारी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, वहाँ पे हमारी वैकेंट पोस्ट देख के वो अप्लाई कर सकते हैं. जॉब पोर्टल्स, जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, naukri.com, monster.com, shine.com, indeed.com, इस तरह के और भी काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स हैं. तो जॉब पोर्टल्स क्या होता है बेसिकली, जो आपके पास बैंकिंग सेक्टर है ना, उनकी बैंकिंग सेक्टर की बहुत सारी हायरिंग होती है थ्रू जॉब पोर्टल्स. जॉब पोर्टल्स क्या हैं बेसिकली, ये जिस तरह से हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं ना, वैसे ये कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास. तो और बहुत सिमिलर प्रोसीजर रहता है. देखो, अगर आप जॉब सीकर हैं तो आप क्या करेंगे, इन पे अपना रेज्यूमे पोस्ट कर दोगे, अपने बारे में डिटेल डाल दोगे. जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट्स पे जो सेलर होते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डाला होता है और उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाली होती है. अब आप, क्योंकि क्या है, आप शॉपिंग करने गए, आपने अगर कभी शॉपिंग की होगी तो आपने देखा होगा, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपना साइज़, कलर, ब्रांड, ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो. सिमिलरली जो ये जॉब पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे भी बीइंग एचआर आप क्या कर सकते हैं, कुछ फ़िल्टर्स लगा सकते हैं. जब आप अपने एचआर वाली साइट से उसको एक्सेस करोगे, आपके पास कुछ फ़िल्टर लग सकते हैं, जैसे कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए. अगर आपको एक एचआर के लिए पर्सन चाहिए तो आप उसमें कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर एसोसिएट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए, इस तरह के. तो जिन भी लोगों ने अपने रेज्यूमे में ये चीज़ें मेंशन की होंगी, वो सभी आपके पास रेज्यूमे लिस्ट आउट हो जाएंगे. बट ऐसे तो आपके पास बहुत सारे रेज्यूमे हो जाएंगे, तो आपके पास और फिल्टर्स भी होते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस वाला पर्सन चाहिए. उसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं 2 to 4, 0, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स. ऐसे आप एक्सपीरियंस का फ़िल्टर लगा सकते हो, आप क्वालिफ़िकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हो, आप लोकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हो कि आपको कौन सी लोकेशन के लिए पर्सन चाहिए और कौन सी लोकेशन से चाहिए. इस तरह के फ़िल्टर लगा के हमारे पास क्या होता है, एक रेज्यूमेस लिस्ट आउट हो जाते हैं, एक वैलिड रेज्यूमेस लिस्ट आउट हो जाते हैं जो आपकी जॉब पोस्टिंग से मैच करते हैं. अच्छा, इन पोर्टल्स पे हम जॉब पोस्टिंग्स भी कर सकते हैं जो कि पब्लिकली एडवर्टाइज़ होती हैं. पब्लिकली मतलब जो भी लोगों ने उस पोर्टल पे अपने रेज्यूमे डालें, जो भी लोग उन पोर्टल्स को एक्सेस करेंगे, उनको आपकी जॉब पोस्ट दिख जाएगी. तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये कीवर्ड्स लगा के सर्च करके हम लोगों के पास कुछ रेज्यूमे आ जाते हैं, जिसमें से फिर हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें लगते हैं कि वैलिड हैं हमारी जॉब के लिए. उनको हम थ्रू ईमेल या थ्रू फ़ोन भी उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ओवर द कॉल भी. तो इस तरह से हम अपनी जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं एक्सटर्नली. सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है, पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट. सोशल मीडिया जो जॉब पोर्टल्स हैं ना, ये आपकी सॉफ्ट इंडस्ट्री बहुत कम यूज़ करती है. ये यूज़ होते हैं आपके मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में. जैसे जो आपके पास सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट है, वो आईटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. आईटी की 99% हायरिंग्स हो रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू. जैसे कि
फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी की 99% या उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो हायरिंग्स हो रही हैं। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन क्या है आपके पास, फेसबुक की तरह ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट वो ज़्यादा फॉर्मल है। वहाँ पे क्या है, वो आपके लिए सिर्फ बेसिकली जॉब्स के लिए है, जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे, अपनी प्रोफाइल एक बना सकते हैं। जैसे आप सिमिलरली जैसे आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं, वैसे ही आप प्रोफाइल बना के क्या कर सकते हैं, जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सपोज़ करो आईटी से हैं तो आईटी के एचआर से कनेक्ट कर सकते हो। आप डिज़ाइनर हैं, बाकी डिज़ाइनर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। डेवलपर्स से कनेक्ट, मतलब जो आपकी आईटी फील्ड के लोग हैं उन सबसे आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। या आप किसी दूसरे फील्ड के लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी नॉर्मल चैट्स नहीं मतलब प्रेफरेबल होती हैं। जहाँ पे अगर आपको कोई जॉब चेंज करनी है या आपको कोई जॉब पोस्ट करनी है, मतलब जॉब से रिलेटेड चीज़ें जहाँ पे हैं, तो अभी क्या चल रहा है कि लोग वहीं पे ही अपनी जॉब पोस्ट करेंगे। कोई आईटी कंपनी, उन्होंने लिंक्डइन पे अपनी जॉब पोस्ट कर दी, वहीं से ही जो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे इंटरेस्टेड लेके अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं और वहीं से हायरिंग हो जाती है। एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है। एंड नेक्स्ट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो बेसिकली हम मोस्टली करते हैं फॉर हायरिंग द फ्रेश ग्रेजुएट्स, जब हमें फ्रेशर्स चाहिए। और फ्रेशर्स ये एक तरह से मास हायरिंग होती है, जब हमें मास मतलब 5 7 10 लोग जब हमें चाहिए। हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, और उनके जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंटरव्यू करते हैं। जो भी लोग हमें लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हैं, उन लोगों को हम वहाँ से आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का कंसेप्ट क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोलली रिक्रूटमेंट में ही काम करती हैं, जिनका और कोई बिजनेस नहीं, उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनका अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। और ये बहुत अच्छा एक बिजनेस है। जैसे कि सपोज़ करो कि कोई कंपनी है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए हायर करती है, उनका खुद का कोई बैंक नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ क्या है, बैंक उनके पास अपनी रिक्रूटमेंट दे रहा है कि हमारे बैंक उनके पास अपनी वैकेंसीज दे रहा है, हमारे पास इतनी सीटें वैकेंट हैं, इतने नंबर ऑफ़ पीपल हमें रिक्वायर्ड हैं। तो एजेंसी क्या करेगी, एजेंसी के पास अब रिक्वायरमेंट आ गई है, अब वो क्या करेंगे, वो उनके लिए लोग ढूंढेंगे, वो उनको वो पूल तैयार करके देंगे, वो सिर्फ रिक्रूटमेंट ही करेंगे, वो सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ उनको एक पूल क्रिएट करके दे रहे हैं एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का। आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस है और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी बैंक करेगा। बैंक मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए भी वो रिक्रूट कर रहे हैं। और इसके बदले में अब ये क्यों करेंगे, उनके लिए बदले में बैंक उनको कुछ कमीशन देता है, कुछ एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उनके साथ शेयर करेगा। या सपोज़ करो प्रॉफिट नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि जैसे आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी है और मैं एक बैंक हूँ, तो आपने मेरे लिए हायरिंग कर रहे हो, तो अगर आपका भेजा हुआ पर्सन मेरे पास सेलेक्ट होता है एंड फाइनली ज्वाइन करता है, तो जितना भी उसका पैकेज होगा, जो भी उसका सीटीसी रहेगा, उसका 10% या 5% मैं आपको दे दूँगी, ऑफ़र कर दूँगी। इस तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसीज काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉब फेयर्स का ऑप्शन। जॉब फेयर्स के बारे में आप सबको पता होगा, जैसे कॉलेज में या कहीं पे जो कैरियर एक्सपोज लिखते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आई होती हैं, वहाँ पे जाके आप भी बैठ सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे आपके पास आएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे, अगर आपको कोई ठीक लगता है तो आप वहाँ से अपने लिए पर्सन पिक कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास वॉक इन एप्लीकेशंस का ही। वॉक इन एप्लीकेशन मतलब आपने अपनी जॉब पोस्ट कर दी है, अब जो जो भी लोग आपने कोई इसमें फिक्स्ड ऐसा नहीं डाला है कि कब इंटरव्यूज़ होने हैं, कब क्या है। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो आपके पास आके अपना रेज्यूमे सबमिट कर सकता है, आके उसका इंटरव्यू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक होता है, जैसे जो टेलीविज़न वगैरह पे हम लोगों के पास एड्स आती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे ऐड चल रही होती है, इतने पर्सन यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और ऐसा है। वो आपकी मास मीडिया के थ्रू, मास मीडिया रिक्रूटमेंट उसको हम कहते हैं, जो आपकी न्यूज़पेपर के थ्रू होती है। न्यूज़पेपर में कई बारी कटिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर में आपके पास कई बारी एड्स पोस्ट की होती हैं, या टीवी पे जो एड्स चलती हैं, दैट इज़ मास मीडिया रिक्रूटमेंट। अच्छा, अब जब हम इंटरनली पर्सन्स को हायर कर सकते हैं, जब हमारे पास इंटरनल जॉब्स का ऑप्शन है, तो एक्सटर्नली क्यों हायर करने हैं, क्या बेनिफिट है एक्सटर्नली हायर करने के। जो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो यही है हमारे पास, कि हमें क्या है,
एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है, एक फ्रेश स्किल्स मिल जाते हैं हमें, और हमारे पास एक वाइडर टैलेंट पूल हो जाता है जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरह का पर्सन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह का पर्सन चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने साल से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, उनका एक माइंडसेट है जो हम जानते हैं, और क्योंकि उनको सिर्फ हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोज़र है, तो वहाँ से हमें एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है। बट जब हम बाहर से हायर करते हैं पर्सन, उस पर्सन को कहीं और का भी एक्सपोज़र है, तो वो एक्सपोज़र भी हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। वो पर्सन बेसिकली हमारे लिए एक फ्रेश टैलेंट होता है जिससे हम काम के अलावा और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सीख सकते हैं। मार्केट में कैसे चीज़ें हो रही हैं, कॉम्पिटिटर कैसे चीज़ें कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें उससे समझ में आती हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा होता है डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है। सिर्फ हम अपने ही 10 लोगों को, अगर 20 लोगों को, 50 लोगों को उन्हीं में ही डिमोट प्रमोट करते रहेंगे तो वो डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, फिर वो एक फैमिली लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल हायरिंग इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, टाइम, लेंथी प्रोसेस होती है। आप पहले रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या करोगे, पहले आप चीज़ों को एनालाइज, जॉब को एनालाइज करोगे, जॉब पोस्टिंग करोगे, आपको रीच बढ़ानी पड़ेगी लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाने के लिए, फिर कुछ लोग अप्लाई करेंगे, आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। ऐसे आपके पास सिर्फ 2 लोग थे जब आप इंटरनल कर रहे थे, अब आपने एक्सटर्नल पोस्टिंग करी, आपके पास 100 रेज्यूमेज़ हैं, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज रेज्यूमेज़, और आपको एक इनिशियल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आगे इंटरव्यू होगा, HR राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा, सैलरी नेगोशिएशन होगी, फिर वो पर्सन एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आपके कल्चर में, वो एक राइट फिट है या नहीं है, तो रॉन्ग कैंडिडेट हायर करने के चांसेस रहते हैं। ये सारे इसमें कुछ चैलेंजेस इनको हम कह सकते हैं। बेसिकली ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको कोप अप करना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हैं आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज के फ़ायदे और नुकसान, और वो सोर्सेज के एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के। सो आई होप आपको रिक्रूटमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज समझ में आए होंगे। इंटरनल इस वीडियो में नहीं है, अगर आपको इंटरनल सोर्सेज करने हैं तो आपको इससे पीछे वाली वीडियो एक बारी देखनी पड़ेगी। एंड गाइस, अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।